गवर्नमेंट सपोर्ट ठीक। Okay. Then again we are back to our slides. Okay. अभी my voice is audible to everyone ना? सबको मेरा आवाज आ रही है? Show your thumb please. Yes. तो अभी आपने एक वीडियो देखा है। इस वीडियो में बहुत कुछ देखने के लिए मिला है और बहुत कुछ समझने का भी मौका मिला है। ओके। तो क्या समझने के लिए, क्या सीखने के लिए मिला, क्या देखने के लिए मिला और क्या समझने का मिला है? क्विकली 1 and 2 and 3 तीन पॉइंट्स पे तीन लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। शायद आपका मैक स्पीकर अनम्यूट है। ओके, म्यूट है। देन वी विल गो फॉर इट। ओके, आप लोग देखा है। सो वहां पे कंपटीशन एरिना है, ठीक है। तो रेफरीज है, जजेस है, ओके, एंड देन यूनिफॉर्म प्लेयर्स है और वहाँ पे एक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। ओके, एक प्रॉपरली ओलंपिक का ही वीडियो था वो, उसका हाइलाइट्स थे। तो एक हाई स्टैंडर्ड पूरा अपना वर्ल्ड में ओलंपिक्स को एक हाई स्टैंडर्ड कंपटीशन कहला जाती है ना। और इसमें देखा गया तो एक प्रॉपर तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में ये कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया जाता है विद डिफरेंट लेवल्स में। तो उस इतना प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना विदाउट प्लानिंग इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। विदाउट प्लानिंग इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑर्गेनाइज सच ए वंडरफुल कंपटीशन इन एनी लेवल, है ना। आप सबको पता है। तो इसको, उस कंपटीशन को, किसी भी कंपटीशन को एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज करने के लिए वर्ल्ड ताइक्वांडो, बिफोर इट इज वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन, नाउ इट इज वर्ल्ड ताइक्वांडो, ओके, कुछ अपने खुद के लिए और गेम के लिए कुछ आर्टिकल्स को ये ऑलरेडी डिजाइन कर चुका है। तो these are the articles. This slide is showing that articles and what article is all about, how many articles are all about, okay, and what article is speaks about what, ठीक है। ये पूरा स्लाइड में ये बताता है कि अभी तक ये अच्छा कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने के लिए वर्ल्ड ताइक्वांडो, इससे पहले अपन वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन कहते थे, अभी वर्ल्ड ताइक्वांडो कह रहे हैं। तो वो एक अच्छा सा कंपटीशन को एक अच्छे लेवल में ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ आर्टिकल्स को डिजाइन किया है।
और ये स्लाइड इसी के संबंध में है। ये कितने आर्टिकल हैं, एक आर्टिकल कौन सा आर्टिकल किसके बारे में बात करती हैं और इसमें कितने सारे आर्टिकल्स हैं, ये सारे दिस इज स्लाइड इज ऑल अबाउट दैट, ये सारा पूरा उसका ही है। सो आपको दिख रहा होगा स्लाइड में, देयर आर हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर, 24 articles are there. Okay, and then one more article is there because we are not including in that dem and def walon ka. So this is article about, there are articles about 24 articles which is related to competition of Curigi competition. Okay, we are not discussing about the PUMSE competition now, just we are discussing about only Curigi articles. There are 24 articles, article 1 to article number 4. इसमें थोड़ा और डीपली डिस्कस करने के लिए आगे बढ़ेंगे और एक एक आर्टिकल को लेके भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन आर्टिकल नंबर 1, ठीक है। कोई भी हम आर्टिकल नंबर इज ऑल अबाउट द पर्पस। ओके, कोई भी काम करते हैं हम हमारे निजी लाइफ में, और अपना कोई भी काम करते तो उसका कुछ पर्पस होता है, उद्देश्य होता है ना। तो आप मार्केट जाते हैं तो मार्केट जाने का कोई उद्देश्य होता है कि कुछ सब्जी लाना चाहते हैं या कुछ और लाना चाहते हैं, या आप स्कूल जाते हो तो उसका भी कुछ उद्देश्य अलग होता है। ओके, सो पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, एग्जाम हॉल में जाते हैं तो आप एग्जाम देने के लिए जाते हो। हर एक काम का हर एक उद्देश्य होता है। इतना सारा आर्टिकल्स को डिजाइन करने के लिए भी एक उद्देश्य है, वो दैट इज ऑल अबाउट दिस। ओके, इधर टाइक्वांडो का आर्टिकल्स बनाने के लिए, कंपटीशन रूल्स एंड इंटरप्रिटेशंस बनाने के लिए क्या उद्देश्य है, ये स्लाइड हमको बता रहा है। ओके, द आर्टिकल इज ऑल अबाउट द पर्पस ऑफ द कंपटीशन। So every work and every work that have a objective, no, so like that also we too have making the rules and interpretations for organizing a taekwondo competition. There are so many articles. The first article is all about the purpose. The purpose of the competition rules to improve standardized rules for all levels of the championship, okay, promoted and or organized by the World Taekwondo, ठीक है, वर्ल्ड टाइक्वांडो एंड फेडरेशन, ओके, WT कॉन्टिनेंटल यूनियंस और एंड WT मेंबर नेशनल एसोसिएशंस. The competition rules is intended to ensure that all matters related to the competition are conducted in fair and orderly manner, है ना। तो ये इतना सारा सा लाइन इसमें यही चीज बता रहा है कि कंपटीशन जब रूल्स को प्रोवाइड करने के, कोई कंपटीशन को एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग प्रकार के लेवल पे, इवन इट इज इंटरनेशनल लेवल, इवन इट इज ओलंपिक लेवल, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, कोई भी कंपटीशन है जो वर्ल्ड टाइक्वांडो ऑर्गेनाइज करती है और टाइक्वांडो फेडरेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड यूनियंस, ओके, कॉन्टिनेंटल यूनियंस जो ऑर्गेनाइज करते हैं, ये सारे कॉम्पिटिशन्स को एक अच्छा सा आर्डर में ऑर्गेनाइज करने के लिए और फेयर मैनर से इसको ऑर्गेनाइज करना, फेयर, ओके, हम बोलते हैं ना फेयर प्ले। तो ये सारे चीज को ध्यान में रखते हुए कॉम्पिटिशन्स को रूल्स को बनाया गया है, ठीक है। सो आई होप द आर्टिकल 1 द पर्पस ऑफ द, ओके, ये आपको समझ में आया होगा, है ना, एक पर्पस क्या। और सेकंड हम आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। देखो, आर्टिकल्स ये इतना सुनना बहुत जरूरी है। पहला आर्टिकल को अच्छा सा याद रखना है, ओके। यहाँ पे ऑर्डरली मैनर करना है, कंडक्ट इन ए फेयर एंड ऑर्डरली मैनर। कभी भी कोई भी रूल के बारे में पढ़ते, ये मेरा मानना है और ये मेरा एक्सपीरियंस भी है, इट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस दैट whenever you talk about the any article, you have to remember article number 1. कहा है इन आर्टिकल नंबर 1 में क्या याद रखना है, कंडक्ट इन ए फेयर एंड ऑर्डरली मैनर, और स्मूथ कंडक्ट करने के लिए आपको हमेशा इसको याद रखना पड़ेगा, आर्टिकल नंबर 1, जब भी आप कोई भी आर्टिकल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। बहुत सारे ये ऐसे टॉपिक है, बहुत सारे डाउट्स आपको आते हैं, बहुत सारे डाउट्स आने से पहले हम ये आर्टिकल 1 को अच्छा सा याद करते हैं, ये रूल्स को अच्छा सा डिजाइन करने का क्या उद्देश्य है, ये अपने दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड देन वी जस्ट डोंट वेस्ट वी टाइम, वी गो फॉर द आर्टिकल नंबर 2, इट इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन।
Okay, the purpose of the competition rules to provide a standardized rules for all levels of championships and promotion, सब के लिए इन फेयर एंड ऑर्डर. ओके, एप्लीकेशन भी अपन यहाँ पे बात करते हैं. जब यहाँ पे किस प्रकार के यहाँ पे हम कंपटीशन रूल्स को अप्लाई करते हैं, ये और कब करना है, कैसे करना है, ये सारे लेवल्स के अलग अलग लेवल होते हैं. इसके बारे में ये आर्टिकल नंबर 2 बोलता है. सो इसका ज्यादा इससे अच्छा है कि ये अपन डिस्कस करते हैं. एंड आर्टिकल नंबर 3 इट इज कंपटीशन एरिना. कंपटीशन एरिना सबसे पहले, हाँ, कोई भी कंपटीशन खेलने जाते हैं कोई भी गेम में, तो एक प्री फिक्स्ड कंपटीशन एरिना होता है ना. पहले से ही ये कंपटीशन एरिना को फिक्स होता है. इतना लंबाई इसका इतना होना चाहिए, चौड़ाई इसका इतना होना चाहिए. ओके, वो ऐसा पहले से ही डिजाइन होता है. कोई भी गेम हो, वो टाइक्वांडो हो या अपना रेसलिंग हो या वुशु हो, ऐसा कोई भी इंडोर और आउटडोर गेम्स में एरिया फिक्स होता है. वैसा ही टाइक्वांडो का भी आर्टिकल नंबर 3 इज ऑल अबाउट कंपटीशन एरिना. तो और ये भी डिस्कस करना, जब ध्यान से रखना है, अब आपको केवल जैसे रूल्स को पढ़ते पढ़ते नहीं जाना है. जब आप रूल्स को पढ़ते हैं ना, जब आप थोड़ा बहुत दिमाग कैसा फोकस्ड करना है आपका, और क्या फोकस करना है कि आर्टिकल नंबर, कौन सा आर्टिकल किसके बारे में बात करती है. ये एक ऐसे वैट सब्जेक्ट, वैट टॉपिक है. इसमें अधिक से अधिक क्वेश्चंस आपको फाइनल एग्जाम में पूछने का चांसेस है. तो इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से आर्टिकल को भी पढ़ना है, आर्टिकल को समझना है. कोई भी टॉपिक, यानी आर्टिकल नंबर 3 इज ऑल अबाउट कंपटीशन एरिना. तो फिर आपको ऐसा भी सवाल आ सकते हैं कि भाई कंपटीशन एरिना का भी होता है या आर्टिकल नंबर 3 का क्वेश्चंस आते हैं. तो इसलिए आप ध्यान से देखिए और समझिए और पढ़िए. ठीक है, और इसमें भी अपना स्टैंडर्ड के हिसाब से ही इसमें आर्टिकल्स को इनपुट किया है और आपको बताया जाएगी यही आर्टिकल्स को. ठीक है ना. और आर्टिकल में इसमें 3 एरिनास इसलिए डाला गया है, 1 2 3, ये 3 टाइप्स का एरिनास है. मतलब एरिना है कि ये अलग अलग लेवल पे ऐसे कैसे, यानी ये जो फर्स्ट एरिना होता है अपन, ये प्लेटफॉर्म भी होता है ना टाइक्वांडो में, प्लेटफॉर्म के ऊपर डालने वाला. और उसके बाद अपन यहाँ पे ये कुछ एरिना पे फ्लैट सरफेस पे भी अपन वो गेम अपना कोर्ट बनाते हैं. ये सारे चीज इसमें अपन दे सकते हैं. ठीक है. The competition is arena is all about the 8 meter into 8 meter is a playing arena. Play area जैसा हमने खेलने का प्लेस है, एरिया है. यहाँ पे प्लेयर, खिलाड़ी खेल सकता है. सबको, ये भी अपना पूरा कंपटीशन ये हुआ है अपना एक्टागोनल, अपना कंपटीशन एरिना एक्टागोनल शेप है. इससे पहले स्क्वायर में था, अभी ये एक्टागोनल में आ चुकी है. ठीक है, ये जो अपन डिस्कस करते हैं, ये पूरा वन एज टू अनदर एज, इट इज 8 मीटर इंटू 8 मीटर ये होना चाहिए. ओके, अब 8 मीटर इंटू ये होने के बाद यहाँ पे अब देखा गया था कि ये जो कर्व से ये 3.3 मीटर होता है. ओके, 3 मीटर पॉइंट 33. इट इज ऑल अबाउट, ओके, इट इज ऑल अबाउट, ये पूरे जो कॉर्नर्स होते हैं वो 3.3 का, इट इज स्ट्राइट होता है. ये 2 मीटर का तो ये बेसिक एरिना के बारे में आप थोड़ा जानकारी रखना. ये टोटल एरिना है प्ले. ओके, ये टोटल एरिना होता है 12 इंटू 12 मीटर. ठीक है, और ये 8 मीटर इंटू 8 मीटर प्लेइंग जोन होने के बाद जो बाकी जो बचती है ये सेफ एरिया, सेफ्टी एरिया. ये yes, yes, then ये अपन we are just going article number 4 is a contestant. अभी कोई भी प्लेयर को, कोई भी, ये कंटेस्टेंट यानी प्लेयर को, खेलने वाला प्रतिभागी यानी कॉम्पिटिटर. कॉम्पिटिटर का खेलने के लिए कोई भी प्लेयर पार्टिसिपेट करना है कोई भी लेवल का कंपटीशन में, सो क्या होना चाहिए, उसका बेसिक एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए. दिस आर्टिकल इज ऑल अबाउट दैट. द व्हाट इज द बेसिक क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट वेरियस लेवल ऑफ कॉम्पिटिशंस.
Okay, even it is whatever it may be, what level it may be. Okay, Olympic level, state level, international level, whatever it may be. ठीक है, ये आर्टिकल में पहला बात ये करता है क्वालिफिकेशन ऑफ द कंटेस्टेंट इज ऑल अबाउट द होल्डर ऑफ द nationality of the participating team. What is the holder of the nationality of the participating team? मतलब उस देश का नागरिक होना है। जो भी खिलाड़ी कैसे भी टीम को रिप्रेजेंट करना चाहता है, कोई टीम को रिप्रेजेंट करना चाहता है, वो उस देश का और उस नेशनल टीम का वो नागरिक होना चाहिए। ठीक है, वन रिकमेंडेड बाय द WTO और MNA। ओके, को उस खिलाड़ी को रिकमेंड करना चाहिए। ओके, रिकमेंड करना चाहिए। कौन रिकमेंड करना चाहिए? WT कर सकती है या WT ऑथराइज्ड, ओके, नेशनल फेडरेशंस, ओके, फेडरेशंस को भी वो कर सकते हैं, प्रमोट करना है, इम्पोर्टेंट जरूरी है। होल्डर ऑफ द taekwondo dan और पूम सर्टिफिकेट इशूड बाय द कुकीवान। ओके, आप सबको मालूम है कुकीवान इज द वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स। द इम्पोर्ट कुकीवान का काम क्या होता है? तो कुकीवान का काम ये होता है कि भाई वो कॉम्पिटिटिव वो अलग अलग लेवल पे ब्लैक बेल्ट एग्जाम्स को कंडक्ट करना और उसके अलग ही फंक्शन से, उसमें हम वी डोंट एंटर इनटू दैट प्रोग्राम, बट उसका मेन कुकीवान का एक मेन रोल होता है कि ये वेरियस लेवल्स के बेल्ट एग्जाम्स, मतलब फर्स्ट डान, सेकंड डान, थर्ड डान, बेल्ट एग्जाम्स को कंडक्ट करना और डान और पूम सर्टिफिकेट को इश्यू करना। तो वो सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। तो हम कभी कभी हम नेशनल कंपटीशन और इंटरनेशनल कंपटीशन, अभी बहुत सारे ओपन कंपटीशंस आए हैं, तो हम इस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं। हमको ये नहीं पता होता है कि भाई एक जीवन कंपटीशन खेलना है तो अपना प्लेयर के पास क्या क्या होना चाहिए। पहले सबसे पहले पैसे भर देते हैं, किसी से भी अपना पैसे ला और किसी को भी दे दिया कि सर हमको जीवन G2 खिला दो। तो ऐसा नहीं होता है। पहले किसी भी बच्चों को आप लोग तैयारी करवाते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं, तो सबसे पहले आपको आर्टिकल नंबर 4 ओपन करना है। उसमें क्या क्या चीज है वो सब चीज अपना प्लेयर के पास है या नहीं है, ये कोच से ये आपका जिम्मेदारी बनती है, कोच का। तो उसके पहले एलिजिबिलिटी आपको देखना है खिलाड़ी का। यस यस यस, ओके, कोई दिक्कत या एनी डाउट? ओके, लेट मी नो प्लीज। ओके, तो वो सबसे पहले ये होना चाहिए कि भाई आपका नेशनल, वो सेकंड पॉइंट भी आपने डिस्कस किया, रिकमेंडेड बाय द MNA और WT, होल्डर ऑफ द taekwondo dan और पूम सर्टिफिकेट के बारे में भी डिस्कस किया, होल्डर ऑफ द WT ग्लोबल एथलेट लाइसेंस। ये आज के मेरे को लगता है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं, कोचेस हैं, जो कोचिंग ट्रेनिंग से, उनको नहीं पता है कि गैल कार्ड क्या होता है, व्हाट इज अ गैल कार्ड। ओके, वर्ल्ड ग्लोबल एथलेट लाइसेंस क्या होता है, ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। बट कोई भी चीज से कोई भी फायदा होता है। एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ था, इंडिया ओपन कंपटीशन, जैसे इट वाज G1 कंपटीशन विच इज ऑर्गेनाइज्ड इन हैदराबाद। तो उस कंपटीशन से इंडिया में बहुत सारे कोचेस को, बहुत सारे प्लेयर्स को पता चल गया था कि ये गैल कार्ड होता क्या है, उसका कलर क्या होता है, उसका ID नंबर क्या होता है। तो अभी तो सबको पता हुआ होगा। तो बट ये जो कार्ड होना बहुत जरूरी है। आपके पास ब्लैक बेल्ट भी है, आधार कार्ड भी है, और इसके बाद आपका अप्रूव्ड फेडरेशन का सपोर्ट भी है। बट आपको उसका कंपटीशन में रजिस्टर्ड करना है आपका अपना खिलाड़ी को, और इवन आपको भी कोई भी कंपटीशन में आपको पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एज ए कोच भी, आपको ये कार्ड होना। ये एथलेट का अलग होता है और कोच का अलग होता है। ग्लोबल एथलेट, अभी अपन कोई एथलेट के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए WT ग्लोबल एथलेट लाइसेंस होना अनिवार्य है। Contestant at the age of at least 17 years old or senior in the year that participant tournament is held 15 to 17 years old for junior championships and 12 to 14 years old for cadet championships। ओके, आपको ये तो बेसिक चीज आपको पता है कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल से ये तीन को हम प्रैक्टिस में लाते ही हैं। ओके, कम से कम 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों को हम प्लेयर को क्या खिलाते हैं, कैडेट चैंपियनशिप खिलाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे भी, और उससे भी ज्यादा है 15 to 17 ईयर्स वाले को जूनियर्स में खिलाते हैं, और 17 ईयर्स को अबव जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो सीनियर्स में।
तो इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, सबको पता है, ये तो बेसिक चीज है। कंटेस्टेंट यूनिफॉर्म एंड कंपटीशन इक्विपमेंट। कंटेस्टेंट यानी प्लेयर का एक यूनिफॉर्म होना चाहिए, और आपको भी मालूम है बिना यूनिफॉर्म भी कभी कई लेवल पे, छोटी लेवल पे कंपटीशंस होते हैं बिना यूनिफॉर्म के भी, ठीक है, वो उसका अलग खर्च कम। बट एक रिकॉग्नाइज्ड कंपटीशन खेलना है तो आपको यूनिफॉर्म कंपलसरी होना है, और इक्विपमेंट भी प्रॉपर अप्रूव्ड इक्विपमेंट होना चाहिए, ठीक है। यह एक कंटेस्टेंट के जो बेसिक रूल्स बनाया गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया गया है, ताकि ये डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, इसका तभी वो बच्चा प्लेयर खेल सकता है कोई भी लेवल पे। एंड कंटेस्टेंट यूनिफॉर्म एंड कंपटीशन इक्विपमेंट के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया, यही आर्टिकल में 4.1। ये कंटेस्टेंट यूनिफॉर्म हो और कंपटीशन इक्विपमेंट हो, ये पूरा अप्रूव्ड होना चाहिए, वर्ल्ड ताइक्वांडो के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए, तभी वही इक्विपमेंट को पहनना चाहिए, है ना। तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे अलग अलग इक्विपमेंट पहनते हैं कॉम्पिटिशन्स में, कोई कराटे का पहन लिया, कोई वुशु का पहन लिया है, कोई हार्ड, बहुत ही हार्ड पहना, ये तो बहुत सारे नेशनल्स में भी ऐसी गलतियां होते हैं। तो ये सारी चीज हमको ध्यान रखना है, बीइंग एज ए क्वालिफाइड कोच, आप सबको ये चीज को ध्यान में रखना है कि ये जो हमारा प्लेयर जो कंपटीशन में यूज कर रहा है, वो that equipment is approved by a world taekwondo or not, that you have to take care as a qualified coach, okay। इसके गुड मॉर्निंग सर। yes 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 Dinesh, सर कैन आई आस्क क्वेश्चन सर? sure सर yes आपने बताया कि यूनिफॉर्म इक्विपमेंट वर्ल्ड ताइक्वांडो उसके से रूल्स के अकॉर्डिंग ही पहनना है आपको। yes अप्रूव्ड पहनना है, उसके हेलो, रूल्स के हिसाब से नहीं पहनना है, उसका अप्रूव्ड यूनिफॉर्म्स पहनना अप्रूव्ड, हाँ उसके अप्रूव्ड, हाँ जो जो मतलब वर्ल्ड ताइक्वांडो अप्रूव किया है कि आपको ये इसका मतलब ये ताइक्वांडो यूनिफॉर्म इक्विपमेंट यूज करना है। है। yes लेकिन सर मोस्टली कोचेस को नहीं मालूम होता है कि ये कौन कौन से इक्विपमेंट्स जो है किस कंपनी के हैं जो अप्रूव किए हैं। इसका कहीं पे कोई जानकारी मिल जाएगी सर की, कोई लिस्ट sure वगैरह की definitely good question। कि ये डेड होके बहुत पहनना कि सारे हना के कोचेस को पहनना? नहीं है। Yeah जी जी सर। Dinesh, I got let me answer your question. So हाँ सर। I got your question right। The good question, बहुत सारे कोचेस को वास्तव में ये कोई सवाल का जवाब नहीं है बहुत सारे कोचेस के पास, कि जब कौन सा अप्रूव्ड है, कौन सा अप्रूव्ड नहीं है। ऐसा कोई कंपनी का नाम बताते हैं तो पता ही नहीं कि ये वो नाम ही पहली बार सुने होंगे, बट वो अप्रूव्ड होता है। वो आपको जानकारी इसमें मिलेगी वर्ल्ड ताइक्वांडो का वेबसाइट में, वो आप जाओगे, सो वहां पे एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट, अप्रूव्ड इक्विपमेंट एंड ब्रांड्स, लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड ब्रांड्स का लिस्ट है दिनेश। जस्ट गो थ्रू द WTO वेबसाइट एंड जस्ट गॉट इट, ओके, गेट इट। सर जैसा कि सर वर्ल्ड ताइक्वांडो के उससे रूल्स और रेगुलेशंस कंपटीशन ऑर्गेनाइज होते हैं, और जैसे आपने बताया ग्लोबल कार्ड के लिए बताया, ग्लोबल एथलीट लाइसेंस के विषय में बताया आपने, यस तो इसमें सर ये जो गेल कार्ड जो होता है, जैसे कि ये हैदराबाद जीवन के बाद आया, ऐसा कि हर स्टेट डिस्ट्रिक्ट में ये सब ये गेल कार्ड मतलब कि नहीं लेते, विदाउट उसके मतलब पार्टिसिपेट करने देते हैं। अगर सब यस कुछ यस वर्ल्ड ताइक्वांडो के रूल्स रेगुलेशन हो रहा है तो स्ट्रिक्टली मतलब इसका रूल्स भी होना चाहिए ना, कि इसमें मतलब कि यस got it, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नेशनल में भी पूछिए। देखने को आ रहा है। यस मैंने बहुत ही ग्राउंड लेवल पे जुड़ा हूँ, जुड़ा हुआ कोच हूँ, जैसे आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिए, देन आई विल आंसर द क्वेश्चन इजीली, no need to explain ओके। good। But again Dinesh, that's why we are teaching you, that's why you are into the course, so that's why we are teaching you। ये हम इसलिए आपको सिखा रहे हैं कि अभी से आप इस चीज का ध्यान रखें, इस चीज को इम्प्लीमेंट करने का अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका भी है और मेरा भी है, ठीक है। नाउ दिस इज गैलकार्ड इज ऑल अबाउट एन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। गुड, ये चीज नए हो रहे, क्यों नए हो रहे थे? इसलिए हमको नॉलेज नहीं था, इंफॉर्मेशन नहीं था। अब अभी आपने बोला कि कौन सा टूर्नामेंट ब्रांड है जो अप्रूव्ड है, तो हमको जानकारी लेना है और तभी हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जो भी चेंज विल स्टार्ट फ्रॉम सेल्फ, अपना सेल्फ से ही स्टार्ट होता है। तो लेट्स स्टार्ट, है ना, कर सकेंगे। और इसके बाद कंपटीशन के बारे में, और कोच को ये भी पता होना चाहिए कि एंटी डोपिंग टेस्ट भी यहाँ पे होता है कोई भी लेवल पे, थोड़ा बड़ा लेवल पे। अभी ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी का भी कॉम्पिटिशन होते हैं, सीनियर नेशनल का भी, नेशनल लेवल में भी होते हैं बॉस, ये चीज ध्यान रखना। डोपिंग नॉट ओनली इन इंटरनेशनल लेवल, इट इज नेशनल लेवल आल्सो, जहाँ पे सीनियर्स भी खेलते हैं, जूनियर्स भी खेलते हैं। और एंटी डोपिंग टेस्ट में आप लोग को क्या ध्यान रखना चाहिए कि भाई किस प्रकार की डोप में क्या क्या चीज आते हैं,
क्या क्या मेथड्स होते हैं डोप के, ये सारे चीज को जानकारी देना है। और एक इसके ऊपर एक स्पेशल टॉपिक है आपके पास, सो दैट विल कम्स लेटर। क्या है, कैन व्हाट कम्स अंडर द डोपिंग, व्हाट नॉट कम्स under the doping, what are the departments that working on doping in India, in abroad, that we will discuss in another topic. Okay, डोपिंग के बारे में भी ध्यान रखना है, डोपिंग होता है वहां पे, और ये पूरा स्ट्रिक्टली डोपिंग का रूल्स को, डोपिंग को ध्यान रखते हुए कॉम्पिटिशन्स को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। इट इज ऑल अबाउट आर्टिकल नंबर 4। ठीक है, देन आशा करता हूँ कि अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया ये क्लियर है। I hope that everything is clear up to article number 4. Okay, so I'm going to another slide. Yes, this is all about the weight category. वेट कैटेगरी के एक लिस्ट आपके सामने है, आप लोग डाउनलोड कर चुके होंगे कहीं ना कहीं। देर आर वेरियस टाइप ऑफ द वेट कैटेगरीज दैट वी हैव फॉर वेरियस लेवल्स। कैडेट के लिए और इवन नेशनल लेवल देयर इज अ सब जूनियर के लिए वेट कैटेगरीज है, कैडेट के लिए भी वेट कैटेगरीज है, और यूथ ओलंपिक्स के लिए भी है, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, और ओलंपिक वेट कैटेगरीज के बारे में भी यहाँ पे है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है जब वेट कैटेगरीज के बारे में हम बात करते हैं। तो वेट कैटेगरीज जो वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियन, वर्ल्ड ताइक्वांडो के हिसाब से फॉर सीनियर देयर आर 8 कैटेगरीज फॉर men and 8 categories for women, or these are the for world championships. Okay, and the Olympic इसमें आ जाते हैं, there are only 4 weight categories for men and 4 weight categories for women. ठीक है, और जूनियर वर्ल्ड के लिए भी हम जानेंगे, देर आर 10 वेट कैटेगरीज आर देर फॉर जूनियर गर्ल्स एंड जूनियर बॉयज। और इसके बाद अपन अगेन यूथ ओलंपिक्स के वेट कैटेगरीज विल में चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी। एंड देन यहाँ पे जो कैडेट के लिए भी यहाँ पे यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ वेट कैटेगरीज, ओके, अप टू ओवर 65 एंड ओवर 59 कैटेगरी फॉर गर्ल्स एंड बॉयज। ये चेक कर लेना, जस्ट गो थ्रू दैट वेट कैटेगरी सो दैट यू विल गेट आइडिया ऑन इट। ओके, अब इसका वेट कैटेगरी का लिस्ट थोड़ा लीजिए। इसमें बेसिक चीज आपको देखना, क्या देखना है, जब वेट कैटेगरी को सामने लेके बैठते हैं, so that you have to looking into the weight category is about how many weight categories are there, and what are they, how many weight categories are Olympics, what are they, and what are the weight categories for ओलंपिक, यूथ ओलंपिक्स। सो वो क्या है, वो कितने हैं, ये सारे चीज के बारे में, और क्या क्या है, तो कितना, कब से स्टार्ट हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, कौन सा वेट कैटेगरी का कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ एग्जिट, कहाँ तक एग्जिट नहीं होना चाहिए, इस सारे चीज को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस करने का कोई वो नहीं है, बट इतना सा इसमें डिस्कस करना है कि वेट कैटेगरी स्टार्ट होती है, जैसे एग्जांपल के अंडर 54 kg फॉर अंडर 54 kg कैटेगरी फॉर मेंस सीनियर डिवीजन, तो वो 54 से लेके 58 तक एग्जिट नहीं होना चाहिए। तो वो ऐसा आपको वो चीज को ध्यान रखते हुए इसको देखना चाहिए। डन। आर्टिकल नंबर 5 इज ऑल अबाउट कैटेगरी, वेट कैटेगरी हो गया है। देन वी आर एंटर इनटू द अनदर वेट कैटेगरी, आर्टिकल नंबर 6, क्लासिफिकेशन एंड मेथड्स ऑफ कॉम्पिटिशंस। हाँ, तो ये भी एक ये मेथड है, क्लासिफिकेशन एंड मेथड्स ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन का बहुत सारे क्लासिफिकेशंस भी होता है, मतलब ऑर्गेनाइज करने का तरीका। एक कंपटीशन में जब विनर और लूजर को डिसाइड करने के तरीके कुछ अलग अलग है यहाँ पे। देयर आर डिफरेंट मेथड्स आर ओके डिजाइन्ड बाय द वर्ल्ड ताइक्वांडो टू डिक्लेयर द विनर। सो आप सब लोग अभी तक हम देखा होगा, मैक्सिमम 99% ऑफ द taekwondo players, taekwondo coaches, they are very aware of single elimination tournament system. सबको ये पता है, अभी तक 99% लोगों को ये पता है। अब यही देखा गया है कि भाई सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट, भाई आप आपके वेट कैटेगरी में आपका नाम आया है, आप एक मैच जीतोगे तो आगे बढ़ोगे, एक मैच हार जाओगे सो आपका पूरा कंपटीशन खत्म हो चुकी है। भले ये कंपटीशन 3 दिन का हो, मगर आप एक मैच हार जाएंगे तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। यू विल गेट ए पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट एंड देन टेक अ रेस्ट, ओके, एंड बी विद योर टीम। हम हमारा टीम के साथ रहने का कोशिश करते हैं। एंड देन इट इज अ राउंड रॉबिन सिस्टम, दे आर आल्सो मेंशन्ड।
ओके। तो राउंड रॉबिन सिस्टम ये एक अलग ऐसी सिस्टम होता है कि ये ज्यादा अधिकतर अपन देखा जाता है तो बीपीएड और एमपीएड स्टूडेंट्स को ये बहुत अच्छा पता हो सकता है ये मेथड के बारे में। राउंड रॉबिन सिस्टम ये होता है एक खिलाड़ी अलग अलग खिलाड़ियों से खेलना है और जीतना और हारने से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक प्लेयर और एक प्लेयर से दूसरा प्लेयर से और हारने के बाद भी और एक प्लेयर से खेलने का मौका मिलता है ये राउंड रॉबिन सिस्टम में। इससे क्या होता है इसमें मैंने बोला था कि कोई फर्क नहीं पड़ता है हारने से जीतने से, बट डेफिनेटली देयर इज इम्पैक्ट विल बी टेक प्लेस, that is okay, you will get the points, okay, if you won the one match you will get 2 points। आप आईपीएल देखा होगा, आईपीएल है ना, आईपीएल में लीग मेथड होता है या राउंड रॉबिन सिस्टम भी होती है, तो ये एक मेथड होता है। लीग मेथड अलग भी होती है और राउंड रॉबिन सिस्टम भी ये होता है। मतलब जो नंबर ऑफ टीम्स को अलग अलग टीम के साथ खिलाते हैं यानी अलग अलग इंडिविजुअल के साथ खिलाते हैं, तो इट इज ऑल अबाउट राउंड रॉबिन सिस्टम। ठीक है। taekwondo competition of Olympic games and 4-year cycle continental multi sports games में use single elimination tournament system, ये बता रहे हैं ना, और द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट सिस्टम विद रिचार्ज। taekwondo प्लेयर, taekwondo कोच इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए है। इस ये रिचार्ज जो वर्ड भी इसमें आ गया है taekwondo में, ये बहुत सारे कोचेस को नहीं पता है व्हाट इज रिचार्ज, है ना। और रिचार्ज वर्ड जब हमको बहुत सारे लोगों का पॉपुलर कब हुआ है, ये जो किसी को ये कोई आइडिया है ये रिचार्ज कब हुआ है? रिचार्ज जो वर्ड कब पॉपुलर हुआ है इंडिया में? नॉट आई एम टॉकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। taekwondo प्लेयर को छोड़ के एक आम आदमी को रिचार्ज, आम खिलाड़ी को, आम आदमी को नहीं बोलता, जो खिलाड़ी है या किसी भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्पोर्ट्स से जुड़े हुए ऐसे लोगों को रिचार्ज का वर्ड पता चला है। कब पता चला है? एनी आइडिया, एनी गेस? नो आइडिया? गुड, चलो कोई इश्यूज, नो इश्यूज, ठीक है। रिचार्ज वर्ड होता है कि जब पहली बार जो एक ओलंपिक में मेडल आया था, आई एम नॉट रिमेम्बर एग्जैक्ट द ओलंपिक दैट फर्स्ट, योगेश्वर दत्त, योगेश्वर दत्त वन द ब्रॉन्ज मेडल इन रिचार्ज मेथड में। रिचार्ज मेथड में योगेश्वर दत्त ने एक मेडल जीता था, तब पूरा इंडिया को पता चला कि रिचार्ज का सिस्टम क्या होता है। तो रिचार्ज सिस्टम ये होता है कि भाई जो द लूजर्स ऑफ फाइनलिस्ट, जो भी फाइनल पहुंचे होंगे कोई भी वेट कैटेगरी में, जो फाइनल वेट फाइनलिस्ट के साथ जो लोग हार जाते हैं उनको अलग से फिर से कंपटीशन कराते हैं। जो भी हार गया हो, जो फाइनल पहुंचा है, या गोल्ड और सिल्वर मेडलिस्ट के हाथों में जो लोग हार गए, ओके, द लूजर्स ऑफ द फाइनलिस्ट, ओके, अगेन दे प्ले विथ ईच अदर फॉर द ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, यहाँ पे हम उसको हम रिचार्ज बोलते हैं। ये जरूरी है, बस taekwondo में क्लासिफिकेशन एंड मेथड्स में इतना से याद रखना है। बीइंग एज अ सर्टिफिकेट कोर्स ट्रेनिंग, सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट सिस्टम यहाँ पे होता है और यहाँ पे रिचार्ज, ओके, रिचार्ज मेथड भी इंटरनेशनल लेवल पे होता है। समझ में आ रहे ना? ये 2 पॉइंट्स को याद रखना है और आर्टिकल्स को याद रखना बहुत अच्छे से, अच्छा समझना, इसमें बहुत सारे सवाल आपको आने का चांसेस है। ठीक है, तो ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्टेस्ट तो आपको इतना पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज है ड्यूरेशन, इसके ऊपर हम ज्यादा टाइम स्पेंड वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्टेस्ट में हम बात करते हैं कि भाई ये कंपटीशन कितना टाइम होता है, कितना राउंड्स होते हैं, एक राउंड कंसिडर how many minutes, how much rest that we got between the rounds, okay, ये सारे चीज it is mentioned here। तो आप सबको पता है 3 राउंड होते हैं, 2 मिनट का एक राउंड होता है, 1-1 मिनट का बीच में गैप रेस्ट होता है, ओके, ये आप सबको बेसिक है। तो ये जब लेवल के हिसाब से कभी कभी और टाइम के हिसाब से ये कुछ अप एंड डाउन होते हैं, यानी 1.5 मिनट का एक राउंड होता है, 30 सेकेंड्स का रेस्ट होता है, या कभी कभी 1 मिनट का भी एक एक राउंड होता है, और 30 सेकेंड्स का रेस्ट होता है, कभी कभी 2 मिनट का 2 राउंड होते हैं, 2 मिनट के एक राउंड, 1 मिनट का रेस्ट, अनदर 2 मिनट्स, ये अकॉर्डिंग टू टाइम और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, सो यहाँ पे चेंज करते हैं।
बट ये कहता है कि ऐसे चेंज करने से पहले आपको ये इट इज डिपेंड ऑन ऑर्गेनाइजिंग कमिटी। यहाँ पे लिखा है ना टेक्निकल डेलीगेट के ऊपर, पार्टनर चैंपियनशिप का ये इसके ऊपर डिपेंड होके रहता है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। ओके, इफ एनीबडी हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द टाइम, so we will discuss okay, waiting for wait done। आर्टिकल नंबर 7 इज हो गया। ड्राइंग ऑफ लॉट्स भी है। ड्राइंग ऑफ लॉट्स में अपन बेसिक चीज डिस्कस करते हैं। ड्राइंग ऑफ लॉट्स जब होता है कौन सा, हर एक प्लेयर एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक प्लेयर का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो कोच हो या मैनेजर हो, वो सब लोग एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करती है ऑर्गेनाइजिंग कमिटी, वहाँ पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर वेन्यू में आप सबको रिप्रेजेंटेटिव्स को वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। हर एक कंट्री का, हर एक स्टेट का, हर एक डिस्ट्रिक्ट का टीम जब भी होता है वो लेवल डिस्ट्रिक्ट, वो लोग जाके वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, तो उनके सामने ड्राइंग ऑफ लॉट्स होते हैं। तो यानी ड्राइंग ऑफ लॉट यानी कौन सा प्लेयर किसके साथ खेलेगा, कब खेलेगा, उसके बारे में, किसको बाई मिलती है, किसको पहला राउंड में खेलने का मौका है, किसको सेकंड राउंड में खेलने का मौका है, ये सारी चीज ड्राइंग ऑफ लॉट्स में पता चल जाती है। ठीक है, एंड देन ड्राइंग ऑफ लॉट्स में भी कंडक्टेड रैंडमली, कंप्यूटराइज्ड ड्राइंग होता है, हाँ कंप्यूटराइज्ड, और बाय द रैंडम मैनुअल ड्राइंग ऑफ लॉट्स। ये मैनुअल भी हो सकता है, कंप्यूटराइज्ड भी हो जाता है, शैल बी डिटरमाइंड बाय द टेक्निकल डेलीगेट्स। टेक्निकल डेलीगेट्स इसमें ध्यान रखे हुए ये करते हैं, वो लोग कराते हैं। अब ये सीडिंग का भी मेथड आया है, तो ये सीडिंग भी लेता है। सीडिंग मतलब जो प्रीवियस चैंपियंस होते हैं, या रैंकिंग होता है, अभी हमारा टाइकोंडो में रैंकिंग सिस्टम भी है, तो वो रैंकिंग के हिसाब से या उनके प्रीवियस चैंपियंस को थोड़ा बहुत उनको एडवांटेज मिलता है। ये लोग आगे फर्स्ट राउंड में नहीं खेलते हुए, या एज पर दी क्राइटेरिया वो लोगों को सीडिंग भी दिया जाती है। ठीक है, ये 25% का सीडिंग यहाँ पे अपन देते हैं, इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं। सीडिंग विल बी देन, ये तो याद रखना, पीछे इनको देंगे, यानी इसमें ये चीज ध्यान रखना चाहिए, व्हाट द मेन थिंग इज दैट वी हैव टू रिमेंबर इन दिस आर्टिकल is that seeding will be there, the seeding may be up to 25%, the seeding will goes for the previous champions, yeah, as per the seeding of the player for that particular weight category. Got it? ठीक है, चलो, then we will go for next slide. Okay, then after that we will conclude the today's session. So I think it is hello madam, Mary madam. Yeah, Someshwar. Yeah, madam, after Yeah. this slide I will conclude my session, madam. So again evening I will Sure. take no, can I take Yeah, the evening at 4. Yeah, Yes. sure. Yeah, madam, this is the last slide that I am going to present. Then my dear trainees, so it is a simple weighing process है, अभी थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। तो हम सबको पता है जब वेट वेइंग होता है तो कंपटीशन से पहले ही, एक दिन पहले, 2 दिन पहले, कई कई टूर्नामेंट में तो 3 दिन पहले कंपटीशन हो जाती है इंडिया में। और बाद में चेंज हो चुके हैं। क्यों चेंज किया है ये थोड़ा सा जस्ट एक लाइन में बता दूंगा कि हमारे प्लेयर्स होते हैं अलग अलग वेट कैटेगरीज में खेलने के लिए, वो अपना वेट को बहुत ही हद तक कम कर रहे हैं, बहुत ही हद तक उसको वेट को इंक्रीज कर रहे हैं, उससे खिलाड़ी को नुकसान हो सकता है। ठीक है, इसीलिए उस नुकसान से खिलाड़ी को बचाने के लिए वर्ल्ड टाइकोंडो ने कुछ रूल्स को, वेइंग के रूल्स को हम चेंज किया है। तो इसमें 2 प्रकार के वेइंग होने लग गए आज टाइकोंडो, वर्ल्ड टाइकोंडो कंपटीशन में। दैट इज वो क्या है, जनरल वेइंग है और रैंडम वेइंग है। ओके, in this article due to the various reasons, sorry, world taekwondo is like a reformed weighing process. Okay, so it is divided weighing process into the 2 parts, that is a general weighing and a random weighing, and 2 methods that we are going to adapt, we adapted already, not going to adapt. Okay, तो हम ये चीज को ध्यान रखना है कि अभी वेइंग का क्या प्रोसेस होता है। इससे पहले क्या था, ताकि भाई 2 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पहले वेट दे दिया है और हम बिंदास
घूम रहे थे कि भाई जब अपना कंपटीशन आया तब अपन खेल के निकल गए, बट नाउ इट इज नॉट। तो रैंडम वेट वेइंग भी होता है अभी, ठीक है। जो जनरल वेइंग था जो अभी तक आप सब लोग करते थे, अब रैंडम वेइंग ये होता है कि कंपटीशन होने से पहले ही यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना है कि कंपटीशन होने से पहले, यानी आप लोग एरिना के अंदर आने से पहले भी आपका, आने के बाद भी आपका वेट चेक हो सकता है। इट इज कॉल्ड रैंडम वेट कैटेगरी, रैंडम वेटिंग। ओके, so random weight is all about the weighing before the match. That is random weight category, right? Sorry, random weighing. Okay, got it. So जो आपको समझाने के लिए मैंने ये चीज क्लैरिफाई किया है जब आपको ये पढ़ाया था कोच एजुकेशन प्रोग्राम में भी। So the general weighing is all about the all the players from all the categories. ये किसके लिए है? सबके लिए है, जो भी प्लेयर जिसमें भी अलग अलग कॉम्पिटिशन कैटेगरीज में खेलता है उन सबके लिए है। और ये रैंडम वेट कैटेगरी, रैंडम सेलेक्टेड प्लेयर्स, ये एक रैंडमली जो होता है, रैंडम वेट वेइंग होता है, ये रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है प्लेयर्स को। क्या पता कब हमारे नंबर लग भी सकती है, हमारा खिलाड़ी का नंबर, आई मीन टू से दैट, नहीं लग भी सकती है। तो फिर ध्यान रखना, लग भी सकती है तो अपन को अपने वेट को मेंटेन करना जरूरी है। एंड देन द सेकंड इज द डे बिफोर द कंसर्न्ड वेट कैटेगरी कंपटीशन। कब होता है ये? देन हु, सब किसके लिए होता है? जनरल वेट कैटेगरी वेइंग इन किसको होता है? रैंडम वेइंग इन किसके लिए होता है? व्हेन होता है, कब होता है? सो इट इज 1 डे बिफोर होता है, मैक्सिमम 2 आवर्स से पहले आप द कंपटीशन खत्म हो जाना चाहिए, मैक्सिमम उससे पहले और कम समय में नहीं होना। ओके, द मॉर्निंग ऑफ द कंपटीशन डे ऑफ द कंसर्न्ड वेट कैटेगरी। ये जो अब मॉर्निंग बोल रहे तो हाँ, कंपटीशन तो मॉर्निंग शुरू होती है, बट आपका मैच शुरू होने से पहले ही आपका वेइंग होता है इसका। तो ऑपरेटेड बाय कौन लेते हैं? ऑफ कोर्स रेफरीज लेते हैं, यहाँ पे भी रेफरीज लेते हैं, रैंडम का भी और जनरल वेइंग का भी रेफरीज ही लेते हैं और कोई नहीं लेते हैं। और उसमें क्या होता है, जिसमें थोड़ा ध्यान रखना है कि भाई मेल को मेल लेते हैं, राइट, फीमेल को फीमेल लेते हैं। फीमेल वेट कैटेगरी वेट्स विल बी टेकन बाय द मेल female referees, and male weight categories will be taken by the male, female को female, done, no confuse। ड्यूरेशन क्या होता है? मिनिमम मैक्सिमम इसको 2 आवर्स का पहले इसको खत्म करना चाहिए। ओके, इंस्टेंटली होती है ये, ठीक है। और ईच एथलीट कैन ट्राई ट्वाइस, इसमें 2 बार मौका मिलता है, बट हमारे नेशनल लेवल तक तो 3 बार मौका मिलता है, बट इंटरनेशनल लेवल में ये ध्यान रखना है कि केवल आपको 2 मौके मिलते हैं। और वो एक ही मौके में आपको पास हो जाना चाहिए भाई उसमें। ट्रेनिस्ट प्लीज फोकस ऑन इट। रैंडम एक ही बार मौका मिलता है रैंडम वेइंग का, तो इट्स ये बेसिक चीज को ध्यान रखने से, ये बेसिक चीज को समझने से, सीखने से, इसका बेसिक चीज का नॉलेज रखने से ही आप एक क्वालिफाइड कोच कहते हैं। ये नॉन क्वालिफाइड और क्वालिफाइड का डिफरेंस यही होता है। बड़े बड़े चीज सबको पता है, छोटी छोटी चीज किसको पता होता है? वो क्वालिफाइड कोचेस को पता होता है। 2 अटेम्प्ट यहाँ पे मिलेंगे, केवल इसमें 1 अटेम्प्ट मिलेगा। Okay, it is from ये recommendation है 10 to 12 PM is recommended and before 2 hours the start of the competition is recommended है। but ये तो recommended है, ये इंडिया में वो नहीं होता है, इंडिया में रात को 12-1 बजे भी हो जाती है वो, that is different, but we are focusing on the rule, what rule says, है ना। rule क्या बोलता है, आप क्या करते हैं, that is different। what we are discussing here, it is what we are discussing about, rule क्या बोलता है ये हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। थैंक यू। अप टू आर्टिकल 9 वेट इन, इज देयर एनी डाउट? तो कैन यू, आई एम हैप्पी टू आंसर योर डाउट्स अप टू 9। We can have our discussion class today in the evening. Sure. I think that will be ठीक okay। है। तो सारे पार्टिसिपेंट इवनिंग को 4:15 आ जाएंगे और आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, आप उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। So I am going to close this meeting. Thank you so much, Parmeshwar. Yes, madam. Yes, madam.